एसएमई मित्र में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ उत्कल स्पेशलिस्ट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की टॉप मैनेजमेंट हैं। वो अपने एसएमई आईपीओ के बारे में हमें डिस्क्राइब करेंगे। वेलकम टू शो मनोज जी। Thank you, sir. Thank you very much for inviting me. सर नमस्कार. आप। सर डेफिनेटली. सर मैं मनोज अग्रवाल हूँ. आई एम द फुल टाइम डायरेक्टर एंड सीएफओ ऑफ उत्कल स्पेशलिटी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड. हम भुवनेश्वर उड़ीसा बेस्ड कंपनी है एंड हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, विच इज जो भुवनेश्वर एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर दूर है. हमारा कंपनी बेसिकली पेपर प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है, वेरियस स्पेशलिटी पेपर प्रोडक्ट्स जो पैकेजिंग इंडस्ट्री में जनरली यूज होते हैं. एंड जो वैरायटी ऑफ पैकेजिंग प्रोडक्ट्स जो पेपर इंडस्ट्री से बनते हैं, मोर और लेस हम लोग सब कवर करते हैं, सभी बनाते हैं. तो हम पेपर बैग्स, पेपर फूड पैकेजिंग, बॉक्सेस, स्वीट बॉक्सेस, पेपर कप्स, प्लेट्स, टिश्यूज, एल्यूमिनियम फॉइल फोम रोल्स, एल्यूमिनियम फॉइल कंटेनर्स के जो पेपर के लिड आते हैं वो हम सभी बनाते हैं. एंड इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल्स, जो पेपर कप एंड पेपर प्लेट इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं. अभी हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो काफी लंबा है. इसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं और छोटे स्मॉल एसएमई मैन्युफैक्चरर्स जो पेपर कप्स बनाते हैं या पेपर प्लेट्स बनाते हैं, वो सब स्टेप नहीं कर पाते हैं. तो हमारा बेसिकली टारगेट है कि हम ये सब स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को एनेबल करें. इनको हम टोटल रॉ मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो कंप्लीटली हम लोग करते हैं, और वो रॉ मटेरियल हम लोग उनको सेल करते हैं. तो वो जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और जो कि काफी लंबा प्रोसीजर है, जिसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट ऑफ परचेज ऑफ फ्रॉम बड़े कंपनी से परचेज होते हैं, वो सब हम करते हैं. एंड वी गिव देम अ रेडी टू यूज प्रोडक्ट, जो बस वो अपने लास्ट स्टेप के मशीन्स में डालते हैं, अपने फाइनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड अपना मार्केट में लोकली बेच देते हैं. तो हमारा बेसिकली बिजनेस दो मोड में डिवाइडेड है. एक है ये रॉ मटेरियल्स जो हम उनको देते हैं, एंड सेकेंड जो फाइनल फिनिश्ड गुड्स है, जो हम मार्केट में अपने डीलर एंड नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ग्रेट सर। और सर आप अपनी जर्नी कंपनी में बताएंगे कैसे आपने स्टार्ट किया और कोई मेजर की माइलस्टोन इस बिजनेस जर्नी में। डेफिनेटली सर. सर हमारा बिजनेस, हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया था 2015 में एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. हमें उड़ीसा सरकार से लैंड अलॉटमेंट हुआ था 2018 में. हम्म। एंड 2020 में हमने जैसे ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, वैसे ही हमारा कोविड का लॉकडाउन हो गया. इन स्पाइट ऑफ कोविड लॉकडाउन, इन स्पाइट ऑफ जो चैलेंजेस हमें मिले उस वक्त, 2021 में हमने कंपनी स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्शन, कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर. अभी की माइलस्टोन्स में 2021 से लेके 2026 में, जब से हम कमर्शियल प्रोडक्शन में आए हैं, तब से हमें 2022 का एक्सपोर्टर आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा से मिला है. हमें एक एमएसएमई अवार्ड मिला है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा से. हमें 40 पीपल अंडर 40 का एक अवार्ड मिला है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा से. एंड 2025 में हमने वो स्टेप लिया जिसमें से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हुए एंड अपना आईपीओ लाने का प्लानिंग करके आगे आ रहे हैं सर. ओके। सर आपके फाइनेंशियल स्ट्रांग है। मैं देख रहा था 2024 में आपका रिवेन्यू थोड़ा सा डिप हुआ 2023 के कंपैरेटिव। तो क्या चैलेंजेस थे उस ईयर? तो अभी ये डेटा जो है, ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, गूगल सर्च में मिल जाएगा. अभी पोस्ट कोविड जो सिनारियो था मार्केट का, हम्म। काफी कॉस्ट बहुत चीजों के बहुत ज्यादा बढ़ गए थे. हम्म। बिकॉज कोविड के जो लॉसेस है कंपनीज, उसके वजह से बहुत अपने प्राइसिंग बढ़ा चुके थे. तो पेपर प्राइसिंग पोस्ट कोविड एक ऑल टाइम हाई में था. अभी जब 2023-24 का पीरियड आया, पेपर प्राइसेस करीबन करीबन 30+% गिर गए. तो हमारा प्राइमरी रॉ मटेरियल जो कि 92-93% पेपर है, वो 30+% उसके भाव में गिर गए. हम्म। अब जब 30% भाव में गिर गए और हमारा रेवेन्यू अराउंड 48 CR उससे पिछले साल था,
वो हिसाब से देखेंगे तो मेरा रेवेन्यू 12 करोड़ रुपया कम होना चाहिए। हम्म हम्म लेकिन मेरा अब रेवेन्यू ओनली 3.5 4 करोड़ रुपीज कम हुआ है। हम्म यानी कि मेरा एक्चुअल सेल्स, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ क्वांटम, मतलब हम्म क्वांटिटी के हिसाब से हम अगर देखें, मेरा एक्चुअल सेल्स बहुत बढ़ गया है। क्योंकि हम्म मैंने कंपनी जब स्टार्ट किया, नेचुरली एक समय लगता है इफेक्टिव प्रोडक्शन आने में। और वो प्रोडक्शन हम हर साल उसको बढ़ाते रहते हैं, अपना यूटिलाइजेशन बढ़ाते रहते हैं। तो ये जो फिगर्स आपको दिखते हैं, ये दिखने में लग रहा है रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है, लेकिन अंदर अगर जाएंगे, प्रोडक्शन क्वांटिटीज बढ़ा है, सेल क्वांटिटीज बढ़ा है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा है। ग्रेट सर। और सर इसी के साथ में अगर मैं आपका एबिटा मार्जिन देखता हूँ तो वो लास्ट 4 इयर्स में कॉन्टिन्यूस इंक्रीज है। 9% से 14 हुआ, देन 19 हुआ, एंड नाउ आपने जो फिगर प्रोवाइड किया 19.5 है। तो क्या रीजन है कि ये मार्जिन इंक्रीज, एंड गोइंग फॉरवर्ड आप क्या स्टेबल मार्जिन एक्सपेक्ट करते हैं अपनी इंडस्ट्री में? सर, जैसे हम कंपनी को आगे बढ़ाते गए, हमारा एज ए एंटरप्रेन्योर यही एम रहा है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को कैसे बढ़ाया जाए। हमारे प्रोडक्ट्स बढ़ते रह रहे हैं, हमारे एसकेयूज बढ़ रहे हैं, हमारा फोकस ऑन एंड प्रोडक्ट्स ज्यादा हो रहे हैं। अब हमारा एंड प्रोडक्ट्स हमको बेटर मार्जिन्स देते हैं एज कंपेयर टू रॉ मटेरियल जो हम अदर इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स जो है वो भी कम हो जाते हैं जब रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और जब हम लोग एंड प्रोडक्ट बनाते हैं तो एंटायर लाइफ साइकिल कवर करते हैं। जब एंटायर लाइफ साइकिल कवर करते हैं तो हमारा हर स्टेप का मार्जिन एड ऑन हो जाता है। सो एंड ये है पहला रीजन। सेकंड रीजन ये है, हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। थर्ड रीजन ये है कि हमारे लोन्स जैसे स्टार्ट किए उस टाइम से लेके अब तक काफी कम हो चुके हैं, तो हमारा इंटरेस्ट लाइबिलिटीज कम हो रहा है। तो इफ आई लुक एट एवरीथिंग, जो अगर मैं हर एंगल का पिक्चर लेके देखूं, तो इसकी वजह से मेरा मार्जिन इज बिन इंक्रीजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ईच ईयर। एंड अगर मैं लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का हिसाब से देखूं, आई थिंक आई एम एट अ हेल्दी विद, एंड ये आराम से मेंटेन तो होगा। इससे आगे ही हम जाएंगे, क्योंकि हमारा न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करेंगे हम, उसके फंड्स रेज कर रहे हैं। एंड हम श्योर हैं कि ये हम आगे मेंटेन करेंगे। और सर जैसे आपके मार्जिन गोइंग ट्रेंड है, और मैं अगर आपके पीयर्स को देखता हूँ जो आपने प्रोस्पेक्टस में 2 प्लेयर्स दिए थे, उनसे भी आपके राइट। ज़्यादा हैं, तो मतलब आपकी क्या सीक्रेट सॉस है कि इंडस्ट्री से आप ज़्यादा मार्जिन अचीव कर पा रहे हैं? सर, इसका रीजंस है सर, इसके एक रीजंस है। हमने जब यूनिट स्टार्ट किया था, एक अलग थॉट से स्टार्ट किया था। हम्म पहला थॉट ये था कि हमें आधा रास्ता वाला काम नहीं करना, हमें पूरा रास्ता का काम। तो हमने ए टू जेड, स्टार्ट टू एंड, हम्म प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को पूरा का पूरा कवर किया। तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वो एक छोटा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, ना ही वो अनप्लान्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। हमारा एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जिसकी वजह से मैंने आपको बोला, गवर्नमेंट ऑफ ऑफिसर से मुझे एक एमएसएमई अवार्ड भी मिला हुआ है, कि ये एक फुल्ली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जिसमें मशीनरी का प्लेसमेंट से लेके एवरीथिंग का थॉट ऐसे गया हुआ है जैसे वो स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन हो। और क्योंकि मैं एंड टू एंड प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैं हर चीज कर रहा हूँ खुद, तो मेरा क्या हो रहा है, अभी मेरा परचेज बहुत स्ट्रांग हो पा रहा है बिकॉज मेरा वॉल्यूम्स बहुत हाई है। तो मुझे वहां पे मच बेटर डिस्काउंट्स मिल पा रहे हैं। मेरे क्रेडिटर्स, आपने देखा होगा मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कि बहुत ही कम है, क्योंकि मेरा कंपनीज के साथ डायरेक्टली काम होता है, उनसे मैं कैश डिस्काउंट्स अवेल कर पाता हूँ, बिकॉज मैं फाइनेंशियली उनको केटर कर पाता हूँ। सेकेंड, मेरा एंड टू एंड प्रोसेसिंग की वजह से जो ईच स्टेप का प्रोसेसिंग का जो मार्जिन होता है, वो handle होता है, वो मुझे हैम्पर नहीं करता है। एंड थर्ड, मेरा ओवर द इयर्स मैंने एंड प्रोडक्ट के फोकस ज्यादा करते हुए आगे बढ़ा। तो जब मैंने स्टार्ट किया, द अमाउंट ऑफ एंड प्रोडक्ट्स जो मैं मैन्युफैक्चर करता था वो कम थे, नंबर ऑफ एसकेयूज कम थे, क्वांटिटीज कम थी। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मेरा फोकस ज्यादा एंड प्रोडक्ट्स पे है। मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का टारगेट ये है कि मैं जितने ज्यादा कस्टमर्स को रीच कर पाऊँ, उतना ज्यादा करता हूँ, ताकि मेरा कंसंट्रेशन नहीं रहे कोई एक या दो या चार कस्टमर। तो दिस इज द रीजन। ग्रेट सर। और सर जैसे मैं आपका देख रहा था कि जो टॉप 5 कस्टमर्स हैं या टॉप 5 सप्लायर्स हैं, उससे आपका काफ़ी
रॉ मटेरियल भी आता है एंड सेल भी करते हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड जो टॉप 10 सप्लायर्स हैं उसका कंसंट्रेशन वैसा ही रहेगा या इसमें कुछ चेंजेस आने के आप एक्सपेक्टेशन है? सर सप्लायर्स का चेंजेस नहीं होने वाले हैं, हम्म। बिकॉज हमारे जो सप्लायर्स हैं सब बड़े लिस्टेड कंपनीज हैं, वो बड़े हम्म। कंपनीज हैं। एंड दे आर मतलब हमारे इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री के बड़े बड़े कंपनीज जितने हैं, सबसे का साथ काम कर रहे हैं, हम्म। तो उन्हीं के साथ काम आगे चलता रहेगा सर। हम्म। और सर जैसे आपके देखता हूँ तो आप उड़ीसा बेचते हैं, मेजोरिटी ऑफ रिवेन्यू आपके उड़ीसा से आता है, तो करेक्ट। गोइंग फॉरवर्ड भी वही ट्रेंड रहेगा, लाइक अराउंड 50% रिवेन्यू उड़ीसा में आएगा या ये थोड़ा सा डाइवर्सिफाई होगा? ये थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई होगा सर। इसका रीजन क्या है, आपने अगर देखा होगा 50% रेवेन्यू जो उड़ीसा से आता है वो बढ़ता जा रहा है, हम्म। क्योंकि उड़ीसा मेरा होम मार्केट है। और हम्म। जैसे ही मेरा कंसंट्रेशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स में, जो एंड प्रोडक्ट्स में मैं कंसंट्रेट करके मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा बढ़ा रहा हूँ, हम्म। उससे मैं मेरा एंड मार्केट को भी बढ़ा रहा हूँ। तो जो मैं पहले बड़े शहरों में बेचता था, आज मैं टू द लोएस्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल जाके हम्म। हर डिस्ट्रिक्ट, हर एरिया में मेरा प्रेजेंस है। सो नेचुरली उसके ऊपर एंड प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हुए मेरा एंड कंज्यूमर जो लास्ट दुकानदार है या डीलर है, उन हम्म। तक मैं पहुंच रहा हूँ। तो उसमें मेरा बहुत फोकस रहा है, जिसकी वजह से मेरा सिग्निफिकेंट रेवेन्यू वहां से कंट्रीब्यूट होता है, विच इज जस्ट लेस देन 50%। लेकिन आगे जाके जैसे जैसे मैं और भी एंड प्रोडक्ट्स में फोकस कर रहा हूँ, जैसे मेरा नया यूनिट आएगा वो टोटली एंड प्रोडक्ट का फोकस रहेगा। तो वो जब सेकंड यूनिट स्टार्ट हो जाएगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उड़ीसा तक सीमित नहीं रहे, वो अक्रॉस द मार्केट्स दैट आई एम प्रेजेंट इन, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यूपी, ये सब जो मेरे आजू बाजू हैं, ये सबको केटर करेगा। एंड जैसे जैसे ये रीच मेरा बढ़ेगा, वैसे वैसे मैं आगे वेस्टर्न इंडिया में भी प्रोडक्ट्स को बेचूंगा। और सर जैसे आपने बताया था कि 2023 के बाद पेपर्स के प्राइसिंग डिक्रीज हुए थे, तो एज लाइक कंप्लीट इंडस्ट्री के अंदर, और अगर मैं लास्ट के फ्यू ईयर्स देखता हूँ तो पेपर कंपनीज हैव नॉट डन ग्रेट, तो आपको क्या लगता है कि वो जो फेज था कि प्राइस करेक्शन का, वो कब तक स्टेबलाइज आएगा और उनमें वापस से वो प्रॉफिटेबिलिटी कब लास्ट लेवल के या पीक लेवल तक आ पाएगी? सर पेपर कंपनीज का तो कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हम्म। पेपर प्राइजेस पिछले 2 ढाई साल में मोर और लेस स्टेबल रहे हैं। जो हम्म। उतार चढ़ाव रहता है वो ज्यादा नहीं हुआ है। हम्म। वो जो कोविड के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था, एंड देन उसके बाद एक करेक्शन आया, उसके हम्म। बाद वो करेक्शन के बाद से काफी स्टेबल रहे। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन वो जो हम्म। होते हैं नेचुरल होते हैं। तो उनके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। हम्म। मैं ये कमेंट कर सकता हूँ कि यूसेज ऑफ पेपर प्रोडक्ट्स, जो हम्म। पैकेजिंग हम करते हैं, वो हम्म। बढ़ता जा रहा है। वो ओके। डे ऑन डे उसका इंक्रीज हो रहा है। हम्म। डे ऑन डे उसका प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट हो रहा है। डे ऑन डे हमारा जो डिलीवरी एप्स है, फूड डिलीवरी का, रेस्टोरेंट हम्म। पैकेजिंग का, ये बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हम्म। इसके यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं हम्म। सर। एंड ये ग्रोथ जो है, इंडस्ट्री एवरेज इंडिया में पैकेजिंग का CAGR 19% का एस्टिमेटेड है ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो हम्म। ये मैं लेके चल रहा हूँ कि इसका ग्रोथ सस्टेनेबल है और चलता रहे। और सर जैसे हर इंडस्ट्रीज में बहुत कंपटीशन होता है, पेपर इंडस्ट्रीज में आप कंपटीशन इंटेंसिटी कैसे देखते हैं और क्या मेजर चैलेंजेस आप फील करते हैं कॉम्पिटिटर्स में? सब हर इंडस्ट्री में कंपटीशन है सर, देयर इज नो हम्म। डाउट अबाउट इट। तो यह। अगर मैं बोलूँ कि मेरे इंडस्ट्री में कंपटीशन नहीं है, तो हम्म। हम्म। हर इंडस्ट्री में कंपटीशन है। हम्म। बट अपने आप को हम लोग को इतना स्ट्रांग बनना है कि हम वो कंपटीशन को इजीली हम्म। सस्टेन कर पाए, हम्म। हम वो कंपटीशन से आगे बढ़ पाए। तो हम्म। हमने जो डे वन से जो इंटीग्रेटेड यूनिट किया, हम्म। हमारा टारगेट रहा है कि हम ऐसे यूनिट बनाएं जो एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग करे। हम्म। हम ऐसा यूनिट बनाएं कि हमें लोगों को, कस्टमर्स को, हम ऐसा फेस दे कि वो हमसे कुछ बात कर सके, है हम्म। ना। तो हमारा टारगेट सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, हमारा टारगेट कस्टमर्स भी है। वो हम्म। कस्टमर्स को हम बात करते हैं डेली हम्म। बेसिस में, रेगुलर बेसिस में हमारा टीम उनसे बात करता है। उनका क्या तकलीफ है, उनका तकलीफ क्या प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व करते हैं। हमारा बकायदा एक आदमी सिर्फ कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रहा। तो ओके। उससे क्या होता है, क्योंकि
आज एक कस्टमर किसी का एक कंपनी का नहीं है। वो कस्टमर 5 जगह जाएगा, हम्म। लेकिन पांचों जगह उसका बात सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा वो नहीं पता है। तो हम्म। हमारा रिपीट कस्टमर रेट बहुत हाई है। हमारा न्यू कस्टमर एड ऑन्स अच्छा है, जिसकी वजह हम्म। से हम डाइवर्सिफाई कस्टमर बेस क्रिएट कर पाए। और सर जैसे हर कंपनी में कोई रिस्क होता है इंडस्ट्री में, तो आप अपनी कंपनी में या अपने प्रोडक्ट में मेजर रिस्क चैलेंजेस क्या देखते हैं? तो मेजर रिस्क एक अच्छा खासा रिस्क होता है, जो मैंने बोला कि एक स्मॉल मैन्युफैक्चरर जो पेपर कप या पेपर प्लेट बनाता है, उसका न चला पाना एक मेजर रिस्क है। क्योंकि आज हम उनको मटेरियल अगर बेचते हैं और वो पेमेंट ना कर पाए, तो दैट इज अ रिस्क। लेकिन उसको ऑफसेट करने के लिए हम बहुत केयरफुल है हमारा डेटर्स को लेके। हम देखते हैं कौन है, कहाँ है, उसका इनिशियल इंटरैक्शंस, इनिशियल परचेज एंड सेल उसके साथ हम पूरा कैश बेसिस में करते हैं। उसको ऑफसेट करने का वो एक तरीका है। एंड जैसे ही कस्टमर थोड़ा सा पुराना हो जाता है, तब हम उसको क्रेडिट एक्सटेंड करते हैं। उनका फीडबैक, उनका, मेरे टीम का फीडबैक लेके फिर उनको क्रेडिट दिया जाता है। तो दैट इज एक बड़ा रिस्क है, जिसकी वजह से हमारे इंडस्ट्री में काफी लोगों का अ, ध्यान रखना पड़ता है, एज फार एज कौन कस्टमर है और कौन नॉन कस्टमर है जो कि वन टाइम। सर अब मैं इंटरव्यू कंक्लूड करने वाला हूँ, उससे पहले एक फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे। आप कोई सर पोटेंशियल मैसेज शेयर होल्डर को देना चाहेंगे? सर फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट तो नहीं दूंगा हाँ सर, हाँ हाँ। राइट। लेकिन एंटरप्रेनर हूँ, हम्म। ओएफएस जीरो किया हूँ। हम्म। टारगेट यही है कि मेरा कंपनी ग्रो करे, हम्म। एंड सभी मेरे शेयर होल्डर्स एंड एवरीवन एल्स ग्रोज। क्या? आगे सेकेंड यूनिट आ रहा है, एंड हम्म। वहां नहीं रुकने। होप तो यही है कि आगे ही बढ़ता रहो। हम्म। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर आईपीओ। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू सर। वेरी मच। थैंक यू सर।